हमने स्टार्ट किया था इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। सो आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि अगर f इज अ फंक्शन फ्रॉम x टू y तो f इनवर्स क्या हो जाएगा y टू x। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि डोमेन ऑफ f इज एक्चुअली रेंज ऑफ f इनवर्स, रेंज ऑफ f इज डोमेन ऑफ f इनवर्स। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वो या तो 1-to-1 फंक्शन हो या एज वेल एज ऑन टू फंक्शन हो। मैंने आपको एग्जांपल लेके क्लियर किया था ये, आई होप कि सबको अच्छे से याद है कि अगर आप इनवर्स निकाल रहे हो तो आपका जो फंक्शन है वो 1-to-1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। 1-to-1 फंक्शन को हम लोग इंजेक्टिव बोलते हैं और ऑन टू फंक्शन को हम लोग सर्जेक्टिव बोलते हैं, और जो फंक्शन दोनों का दोनों कैरी करता है 1-to-1 भी और ऑन टू भी, उसको हम लोग बोलते हैं बाइजेक्टिव। तो इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करने के लिए फंक्शन बाइजेक्टिव होना बहुत जरूरी है। अगर वो 1-to-1 है बट ऑन टू नहीं है तो भी वो इनवर्स नहीं रहेगा, अगर वो ऑन टू है बट 1-to-1 नहीं है तो भी वो इनवर्स नहीं रहेगा। रिमेंबर दैट फॉर इनवर्स टू बी एग्जिस्ट, अगर इनवर्स सच में एग्जिस्ट करता है तो फंक्शन आपका 1-to-1 के साथ साथ ऑन टू भी होना चाहिए, मतलब इंजेक्टिव के साथ साथ सर्जेक्टिव भी होना चाहिए। अगर इंजेक्टिव के साथ साथ सर्जेक्टिव भी होता है तो ऐसे फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और ऐसे फंक्शन को बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शंस। क्या बोलते हैं हम लोग? बाइजेक्टिव फंक्शंस। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया था हमारा। हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5। सबका ध्यान होना चाहिए बोर्ड पे, आपको मैंने बहुत अच्छे से बता दिया, एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं मैं कि f इज अ फंक्शन फ्रॉम x टू y। तो f इनवर्स कैसा आएगा? f इनवर्स इज अ फंक्शन फ्रॉम y टू x। ठीक है, ये f ये y। ठीक है, तो जो रेंज जो डोमेन ऑफ f होता है, जो डोमेन ऑफ f होता है, ये डोमेन ऑफ f और ये रेंज ऑफ f। तो जो डोमेन ऑफ f होता है वो एक्चुअली में होता है रेंज ऑफ f इनवर्स, रेंज ऑफ f इनवर्स। और जो रेंज ऑफ f होता है वो होता है डोमेन ऑफ f इनवर्स, डोमेन ऑफ f इनवर्स। ठीक है, इधर डोमेन x था, रेंज y था, डोमेन x रेंज y, यहाँ पे डोमेन y रेंज x। क्या रखना चाहिए? तो जब भी फंक्शन हम लोग इन्वर्स करते हैं तो डोमेन और रेंज आपस में स्वैप हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन, ये मैंने लास्ट सेशन पढ़ाया था आपको। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है कि क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि पता लगाओ इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं। चेक इफ द फॉलोइंग फंक्शन हैज एन इनवर्स फंक्शन, इफ यस फाइंड द इनवर्स फंक्शन। तो पहले चेक करना पड़ेगा कि इसका इनवर्स फंक्शन निकलता है क्या, अगर निकलता है तो बताओ क्या रहेगा। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे एक्सरसाइज 6.2 का सम नंबर 5। वेरी फर्स्ट सम, check if the following function has an inverse function, if yes find the inverse function। तो मेरा क्वेश्चन क्या दिया है? मेरा क्वेश्चन दिया यहाँ पे f of x is equal to 5x square। f of x is equal to 5x square, मतलब f of x को हम लोग y बोलते हैं। so y is equal to 5x square, y का वैल्यू कितना आ रहा है? 5 square। तो अच्छे से सोचो गाइस, स्क्वायर फंक्शन है ये। अब अगर मैंने x का वैल्यू 1 भी पुट किया तो भी आंसर 5 आएगा, और अगर मैंने x का वैल्यू -1 भी पुट किया तो भी आंसर 5 आएगा। तो 1 पुट करो तो भी 5 आ रहा है, -1 पुट करो तो भी 5 आ रहा है। क्लियर है? समझना चाहिए आपको अच्छे से। देखो यहाँ पे इसको तो हम लोग y बोल देते हैं, वी ऑल नो दैट कि ये एक्चुअल में y होता है। f ऑफ x को हम लोग y बोल देते हैं। तो y का कितना वैल्यू आ रहा है? अगर मैंने x का वैल्यू 1 ले लिया, ठीक है, तो x का वैल्यू 1 लेने पे भी 5 आ रहा है, और x का वैल्यू -1 लेने पे भी 5 आ रहा है। अब अगर मैं इनवर्स में अगर मैं फंक्शन में देखता हूँ तो ये फंक्शन 1-to-1 नहीं है। क्या है ये? मैनी टू वन है। तो मैनी टू वन फंक्शन क्या होता है? फंक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता फंक्शन? क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं उल्टा देखूं तो एक एलिमेंट का 2 इमेजेस नहीं हो सकते हैं, सबका यूनिक इमेज होना चाहिए। और यहाँ पे अगर मैं उल्टा देखता हूँ तो एक फाइ का 2 इमेज आ रहा है, 1 और -1। तो आपको मैंने पहले ही क्लियर किया था कि अगर फंक्शन 1-to-1 के साथ साथ ऑन टू है तभी जाके उसका इनवर्स निकलेगा। यहाँ पे मैं जब x का वैल्यू 1 डाल रहा हूँ तो भी 5 आ रहा है, और x का वैल्यू -1 डाल रहा हूँ तो भी 5 आ रहा है। तो ये फंक्शन 1-to-1 नहीं है, मैनी टू वन है। और अगर फंक्शन मैनी टू वन रहेगा तो वो इनवर्स फंक्शन नहीं है। तो आप लोग यहाँ पे क्लियरली बोल सकते हैं, फॉर एवरी y देयर आर 2 वैल्यूज ऑफ x। फॉर एवरी y देयर आर 2 वैल्यूज ऑफ x।
फॉर एवरी y देयर आर 2 वैल्यूज ऑफ x। हर y के लिए कितने वैल्यूज है? 2 वैल्यूज है x के, ठीक है। स्क्वायर फंक्शन है ना, तो ये फंक्शन क्या होगा? ये फंक्शन 1 to 1 नहीं होगा, ये फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव। अगर फंक्शन इंजेक्टिव नहीं है तो इसका इनवर्स फंक्शन नहीं निकलेगा। Therefore, we can say that f does not have an inverse. माइक म्यूट कर लो अपना। आयुष क्या देख रहा है? आयुष माइक म्यूट कर लो। क्लास सम समझ में आया पक्का? क्वेश्चन नंबर 5 फंक्शन क्या जाता है 5x²। हम लोग फंक्शन को y लेते हैं, तो अगर मैंने x का वैल्यू डाला, अगर मैंने यहाँ पे x का वैल्यू 1 डाला तो y कितना मिलेगा 5, और x का वैल्यू -1 डाला तो भी y 5 मिल रहा है। तो ये मैनी टू वन फंक्शन हो रहा है, और मैनी टू वन फंक्शन कभी भी इनवर्स नहीं देता। अगर आपको इनवर्स चाहिए तो फंक्शन क्या होना चाहिए? 1 to 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। बोलो समझ में आया क्या है सम? सबको एवरीवन कंफर्म? यस सर। ठीक है। सेकंड सम क्या आते हैं? सेकंड सम क्या है इसका? देखो सेकंड सम दिया f of x is equal to 8। f of x is equal to 8। गाइस वेरी सिंपल, इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फंक्शन f of x is equal to 8। तो f of x एक्चुअली में y होता है ना, इसको हम लोग y बोलेंगे, राइट? क्या आएगा इसका आंसर? y is equal to 8, मतलब ये y को 8 पे कट कर रहा है। अगर ये 8 है तो जितने भी x है उसका आंसर y 8 ही आएगा। अगर आपने यहाँ पे x1 2 अगर -1 लिया तो भी 8 आएगा, x1 1 लिया तो भी 8 आएगा, x1 2 लिया तो भी 8 आएगा, x1 -2 लिया तो भी 8 आएगा। तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x द आंसर y वैल्यू इज फिक्स्ड। वी गॉट y का वैल्यू एज 8। तो ये मैनी टू 1 हो गया, फिर से 1 to 1 नहीं होगा, क्या होगा? मैनी टू 1। तो क्लियरली देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी डालूं तो मेरा आंसर कांस्टेंट फंक्शन नहीं है। और कांस्टेंट फंक्शन में क्या होता है? ये आपने x का कुछ भी वैल्यू लिया तो आपका y 8 ही आने वाला है। तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, for all values of x there is only one y, there is only one y। डायग्राम से समझ सकते हो आप, जितने भी x के वैल्यू से सबके लिए सिर्फ एक ही वैल्यू था, क्या? y is equal to 8। तो फिर से क्या होगा? ये सब एक ही को मारेंगे, नहीं समझा? मैनी टू 1, जितने भी y के वैल्यू से, जितने भी x के वैल्यू से सब 8 को टारगेट करेंगे। तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x there is only one y and therefore you can say that f is not injective। f is not injective। तो इंजेक्टिव नहीं है ये, मतलब 1 to नहीं है, 1 to 1 नहीं है, क्या मैनी टू 1 है? क्या ये? मैनी टू 1। एंड therefore finally we can say that f does not have an inverse। f does not have an inverse। समझा कि नहीं समझा? कंफर्म करो। क्लियर है ये? वो समझ में आया एवरीवन? यस सर। दोनों के दोनों क्वेश्चंस क्लियर है। ये क्वाड्रेटिक था आपका, इसमें भी 2 वैल्यूज आएगा, इसका भी ग्राफ बनाओ तो ऐसा कुछ बनेगा, देखो, ठीक है। तो 2 वैल्यूज x के आपके सेम वैल्यूज देंगे y के, ठीक है। दोनों y को सेम पे कट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये x1 ये x2 दोनों का वैल्यू सेम होगा y का, ठीक है। 2 वैल्यूज मिल रहा है x का, और यहाँ पे हर x का एक ही वैल्यू मिल रहा है, y is equal to 8। तो मैनी टू 1 होगा। तो दोनों का दोनों फंक्शन मैनी टू 1 था, 1 to 1 नहीं था, इसलिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए दोनों चीज होना बहुत जरूरी है। इंजेक्टिव भी होना चाहिए, इंजेक्टिव के साथ साथ सर्जेक्टिव भी होना चाहिए। तो पहले हम लोग इंजेक्टिव चेक करते हैं, बाद में सर्जेक्टिव चेक करते हैं। तो फिलहाल तो ये दोनों के दोनों इंजेक्टिव नहीं थे, तो therefore we can clearly say that function does not have an inverse। function does not have an inverse, ठीक है। मूव करेंगे नेक्स्ट सम पे, हटा रहा इसको, स्क्रीनशॉट ले लें इसका फटाफट। मूव टू द थर्ड सम। तो दोनों के दोनों फंक्शन आपके इनवर्स क्यों नहीं हुए? क्योंकि दोनों के दोनों इंजेक्टिव नहीं थे, दोनों के दोनों इंजेक्टिव नहीं थे। नाउ वी विल टॉक अबाउट थर्ड सम। सम नंबर थर्ड क्या दिया? थर्ड सम यहाँ पे फंक्शन दिया है 6x - 7 = 3। फंक्शन ऑफ x जिसको हम लोग y बोलते हैं, दिस इज एक्चुअली कितना? 6x - 7/3। तो कुछ भी डालोगे x में तो y मिलेगा, देखो कुछ भी डालो x में, सिंगल फंक्शन है ये, x में कुछ भी डालो तो y मिलेगा। फॉर एवरी वैल्यूज ऑफ x वी आर गेटिंग यूनिक y। कुछ भी डालेंगे, अगर हमको चेक करना तो मैं आपको बताया था कैसे चेक करने है इसको। एज्यूम करते हैं फंक्शन ऑफ x1 को फंक्शन ऑफ x2,
x1 यहाँ पे इनपुट होता है और x2 यहाँ पे आउटपुट होता है। तो फंक्शन ऑफ x1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2, फंक्शन ऑफ x1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ x1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x1 माइनस 7, x1 इनपुट है x2 आउटपुट है, तो ये क्या हो जाएगा, x1 पुट किया तो 6x1 माइनस 7/3 और ये कितना हो जाएगा 6x2 माइनस 7/3। सब कट होने के बाद 3 कैंसिल, माइनस 7 कैंसिल, वी आर गेटिंग x1 इज इक्वल टू x2। दैट मींस फॉर एवरी इनपुट देयर इज ओनली वन आउटपुट। x1 इक्वल टू x2 है, मतलब हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि f इज 1-to-1 फंक्शन, मतलब f इज इंजेक्टिव, फंक्शन इंजेक्टिव है। चलो इंजेक्टिव तो क्लियर हो गया, अब आते हैं सर्जेक्टिव पर। तो सर्जेक्टिव में मैंने आपको सिखाया था कि रेंज कैसे निकालते हैं, y के टर्म्स में आना चाहिए। सो लेट y इज इक्वल टू 6x माइनस 7/3। सो ऑन टू के लिए हम लोग क्या करना होता है, ऑन टू के लिए हम लोग को चेक करना होता है कि जितने के जितने एलिमेंट्स है रेंज के अंदर, रेंज और कोडोमेन सेम है क्या, मतलब जितने के जितने एलिमेंट्स है सेट बी के अंदर सबका इमेज है क्या, सबका प्री इमेज है क्या। सो y इज इक्वल टू 6x माइनस 7, ये मेरा फंक्शन है, दिख रहा आप। इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे x के फॉर्म में, इसके फॉर्म में, x के फॉर्म में। तो x के फॉर्म में कन्वर्ट करके कितना आएगा, 3y इज इक्वल टू 6x माइनस 7। रेंज किसके लिए निकालते हो आप, रेंज में y में कन्वर्ट करते हो ना, तो आपको अगर चेक करना है तो रेंज कैसा होना चाहिए इसका, डोमेन और रेंज, कोडोमेन और रेंज सेम होना चाहिए ना। तो 3y इज इक्वल टू 6x माइनस 7, इसको सॉल्व करके कितना आएगा, x इज इक्वल टू 3y प्लस 7/6। यहाँ पे भी यही आ रहा है, फॉर एवरी y वी आर गेटिंग x, नहीं y में कुछ भी डालो x मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, फॉर एवरी y मतलब फॉर एवरी इमेज देयर इज x, देयर इज प्री इमेज, मतलब सेट बी के सबके सब एलिमेंट्स ऑक्यूपाइड है, सेट बी के सबके सब एलिमेंट्स किसी न किसी के साथ जुड़े हुए हैं, मतलब सबके सब एलिमेंट्स का प्री इमेजेस है। तो फॉर एवरी y में कुछ भी डालो तो x मिलेगा, फॉर एवरी y देयर इज x, मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन सर्जेक्टिव भी हो जाएगा, फंक्शन इंजेक्टिव भी है, फंक्शन सब्जेक्टिव भी है, और जो फंक्शन इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होता है उसका क्या निकलता है, फंक्शन निकलता है। देखो f एज एन इनवर्स, क्या बोलेंगे हम लोग, देखो f एज एन इनवर्स। अब इसका इनवर्स फंक्शन मांगा है क्वेश्चन में, क्या बोला था, अगर इनवर्स फंक्शन है तो बताओ कि इसका इनवर्स फंक्शन क्या रहेगा। तो इनवर्स फंक्शन क्या रहेगा गाइस, आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया था, f ऑफ x इज इक्वल टू y। इनवर्स फंक्शन कैसे निकालते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू y। तो ये f को वहां लेके जाएंगे तो क्या आएगा, f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x, f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x, इसको बोलते हैं हम लोग इनवर्स फंक्शन, लास्ट टाइम सिखाया था मैंने। तो f इनवर्स ऑफ y मेरा फंक्शन होगा इनवर्स का, f इनवर्स ऑफ y जिसको बेसिकली हम लोग x बोलते हैं, और x का इक्वेशन कितना होगा, 3y प्लस 7/6। देखो सुनो, ये था a, ये था b, इसलिए कितने इसको हम लोग f इज द फंक्शन फ्रॉम a टू b। अगर इसका इनवर्स निकलता है तो हम लोग ऐसा जाता है ना, तो कैसे हो जाता है, ये f इनवर्स इज अ फंक्शन फ्रॉम b टू a। सो x टू y इज y टू x, ठीक है, इसको अच्छी तरह रखना। तो f ऑफ x इक्वल टू y, तो f इनवर्स ऑफ y इज x, तो x कितना मिला था मुझे, 3y प्लस 7/6, इसका इनवर्स फंक्शन क्या रहेगा, 3y प्लस 7/6, 3y प्लस 7/6। समझा है, आया ना, प्लीज कंफर्म। Yes, sir. बोलो, Yes, sir. कुछ डाउट है प्लीज पूछो। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, f has an inverse and therefore f inverse of y is x equal to 3y plus 7/6। क्लियर है, फाइनली आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हो, रिप्लेसिंग y by x। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, हमेशा x को इनपुट y को आउटपुट, तो रिप्लेसिंग y by x क्या आएगा, f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू इधर 3x plus 7/6। हमेशा हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में x को इनपुट दिखाते हैं, एक्चुअल में इनवर्स फंक्शन यही है, बट स्टैंडर्डाइज करने के लिए ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, स्टैंडर्डाइज में तो समझ में आ रहेगा सबको, लोकस पढ़ा रहेगा आपने थोड़ा बहुत। तो h और k का आंसर x और y में लिखते हैं हमेशा, हमेशा x इनपुट होता है, y आउटपुट होता है। ठीक है, क्लियर है क्या, देख लो, सब नंबर थोड़ा समझा एवरीवन। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन ना, f of x is equal to square root of 4x plus pi। फोर्थ क्वेश्चन है मेरा, f of x is equal to square root of 4x plus pi।
तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स दिया है फोर्थ क्वेश्चन में, ध्यान देंगे अच्छे से। एफ ऑफ एक्स जिसको हम लोग वाई बोल देंगे, सो एफ ऑफ एक्स जिसको हम लोग वाई बोलते हैं उसका आंसर कितना दिया है, स्क्वायर रूट ऑफ 4x + 5। ठीक है, तो गाइस स्क्वायर रूट फंक्शन है ये, तो स्क्वायर रूट फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, इतना तो हमको पता ही है। ठीक है, स्क्वायर रूट फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ पे क्लियरली बोल सकता हूँ मैं, एफ ऑफ एक्स क्या रहेगा, एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहले भी करा चुका हूँ मैं, इसका डोमेन क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और रेंज क्या रहेगा इसका, स्क्वायर रूट फंक्शन हम लोग रेंज पढ़ा था, रेंज रहेगा इसका 0 to ∞। इनपुट आप कुछ भी डाल सकते हो, रेंज क्या रहेगा 0 to ∞, क्योंकि स्क्वायर के अंदर जो वैल्यू, स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू होता है, मिनिमम वैल्यू 0 होता है, मैक्सिमम इट कैन रीच टू ∞, और 0 यहाँ पे काउंटेड है तो 0 आएगा स्क्वायर ब्रैकेट में, 0 to ∞। ठीक है, रेंज आ गया 0 to ∞। अब हमको चेक करना है फॉर एवरी रेंज आर वी गेटिंग डोमेन, क्या हर वैल्यूज के लिए मुझे डोमेन मिल रहा है। तो गाइस यहाँ पे ध्यान दो, ये हो गया मेरा सेट ए, ये हो गया मेरा सेट बी। मुझे इतना पता है कि सेट बी के अंदर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही आएंगे, मतलब 0 1 2 से लेके इंफिनिटी तक। ऑब्वियसली इसमें डेसिमल्स भी आएगा, बट मैं लिख नहीं रहा हूँ, सम समझने की कोशिश करो। रेंज कितना मिला, 0 to ∞। रेंज क्या होता है, सेट बी के अंदर जो ऑक्यूपाइड एलिमेंट्स है वो। अब ए के अंदर ये ऑल रियल नंबर है, ए के अंदर क्या है, रियल नंबर है। ठीक है ना, तो यहाँ पे -1 -2 0 1 2 3 सब आएगा। ठीक है, तो जितने भी नेगेटिव वैल्यूज है y के, इसके अंदर जितने भी नेगेटिव वैल्यूज है, सुनना अच्छे से, इधर भी यही ले लेता हूँ, -1 -2 0 1 2 ∞। ठीक है, समझने की कोशिश करना चाहिए। तो 1 तो चलो किसी ना किसी के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर 1 एग्जिस्ट करता है, 2 भी एग्जिस्ट करता है, ∞ भी एग्जिस्ट करता है, 0 भी एग्जिस्ट करता है। बट क्या सेट बी के नेगेटिव वैल्यूज आएंगे, सेट बी का नेगेटिव वैल्यू किसी के साथ जुड़ेगा, क्योंकि हमको पता है y नेगेटिव नहीं हो सकता, और हम लोग को यहाँ पे a और b दोनों के दोनों क्या है, रियल नंबर्स है। तो जो सेट बी के अंदर नेगेटिव वैल्यूज है उसका कोई प्री इमेज बनेगा, ऑब्वियसली नहीं। तो y के अंदर जितने भी नेगेटिव वैल्यूज थे उनका कोई प्री इमेज बनेगा ही नहीं, उनका किसी के साथ लिंक ही नहीं है, तो ये फंक्शन ही नहीं हुआ। नहीं समझा, बोलो हाँ या ना, नहीं समझा। सेट ए भी रियल नंबर का है, सेट बी भी रियल नंबर है, ये रियल टू रियल है। अब सेट बी जो है उसका रेंज क्या है, 0 to ∞। रेंज क्या होता है, जो जो एलिमेंट्स ऑक्यूपाइड होते हैं उनको रेंज पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो 0 चलो किसी ना किसी का जुड़ जाएगा, 1 2 3 ऑल पॉजिटिव वैल्यूज भी जुड़ जाएंगे। बट क्या आपका जो सेट बी के अंदर नेगेटिव वैल्यूज है वो किसी के साथ जुड़ेगा। हमको पता है कि रेंज जो है वो 0 to ∞ आ रहा है, तो -∞ से लेकर -1 तक के जो एलिमेंट्स है उनका क्या, उनका तो कुछ रिलेशन ही नहीं, उनको तो एक्स है ही नहीं। समझ में आ रहा है, तो ये जो वैल्यूज है -1 -2 -3 ∞, इनका तो किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। तो ये कैसे होगा भाई, सेट फंक्शन कब होता है, जब सब एलिमेंट्स किसी ना किसी के साथ इमेज बनाते हैं। तो यहाँ पे जितने भी नेगेटिव वैल्यूज है y के अंदर, y के अंदर जितने भी नेगेटिव वैल्यूज होगा तो किसी के साथ जुड़ा हुआ ही नहीं है। तो ये फंक्शन तो हो सकता है, बट उल्टा देखेंगे तो फंक्शन है क्या, उल्टा देखो तो फंक्शन नहीं है। नहीं समझा, बोलो आया ना। हाँ सर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्लियरली लिख सकते हैं कि जितने भी हमारे नेगेटिव वैल्यूज थे, we can't have x for any negative value of y, जितने के जितने नेगेटिव वैल्यूज थे, फॉर ऑल नेगेटिव वैल्यूज ऑफ y we don't have x। जितने के जितने नेगेटिव वैल्यूज थे सेट b के अंदर, we cannot find x, we cannot find x। हम लोग x नहीं ढूंढ सकते वहां पे। ठीक है, तो जितने भी नेगेटिव वैल्यूज थे y के, उसके लिए x नहीं है हमारे पास। तो देखो हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि फंक्शन इज नॉट ऑन टू, फंक्शन ऑन टू नहीं है, और फंक्शन अगर ऑन टू नहीं है तो f does not have inverse, f does not have inverse। क्योंकि जो सेट बी था उसके अंदर जितने भी नेगेटिव वैल्यूज थे उनका किसी का जुड़ा ही नहीं होगा। ऐसा हो जाएगा, देखो ये -1 -2 0 1 2, ये सब वैल्यूज जो है सिर्फ पॉजिटिव के पास जाएंगे, जितने भी नेगेटिव वैल्यूज है वो जुड़ेगा ही नहीं। तो ये ऑन टू ही नहीं है, फंक्शन ऑन टू नहीं है, तो क्या होगा, इनटू और सॉरी क्या 1 to 1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए, बट ये ऑन टू नहीं है तो इसका इनवर्स नहीं निकलेगा, बिकॉज इनवर्स के लिए 1 to 1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए। तो रेंज और कोडोमेन सेम नहीं है, क्योंकि रेंज क्या था इसका 0 to ∞, और कोडोमेन क्या है इसका, ऑल रियल नंबर्स। तो आपको पता है कि ऑन टू फंक्शन में रेंज और कोडोमेन सेम होता है, बट यहाँ पे रेंज आया 0 to ∞, और कोडोमेन क्या था यहाँ पे, कोडोमेन ऑल रियल नंबर्स था।
So कोडोमेन ऑल रियल नंबर्स, रेंज 0 to infinity. ऑब्वियसली हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है, तो क्लियरली हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज नॉट ऑन टू फंक्शन एंड देयरफॉर f डज नॉट हैव इनवर्स. समझा सबको? एवरीवन कंफर्म करो. क्लियर है? हाँ, चलो ये वाला ट्राई करो Yes, आप लोग. sir. हाँ ये वाला ट्राई करो. यहाँ पे आप शॉर्टकट में लिख सकते हो कि रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन. रेंज कितना था इसका? 0 to infinity. और कोडोमेन कितना था? ऑल रियल नंबर. चलो फिफ्थ वाला ट्राई करो. फिफ्थ क्या दिया है? फंक्शन ऑफ x, जिसको हम लोग y बोलते हैं, एंड दिस इज गिवन एज 9x क्यूब प्लस 8. क्यूबिक फंक्शन है. क्यूबिक फंक्शन में डोमेन भी रियल होता है और रेंज भी रियल होता है. पढ़ाया था मैंने, अच्छे से पढ़ लो. क्यूबिक फंक्शन में डोमेन भी रियल होता है और रेंज भी रियल होता है. तो जहाँ पे डोमेन और रेंज सेम होगा वहां पे आपका आंसर 1 to 1 तो पक्का होगा ही. चेक कर लो इसको. 1 to 1 कैसे चेक करते हैं? f of x1 is equal to f of x2. f of x1 is equal to f of x2. निकला आंसर? क्या हमको इसका इनवर्स मिलेगा? ये चेक करना है. f of x is equal to y, जिसको लिया हमने 9x क्यूब प्लस 3, 9x क्यूब प्लस 8, 9x क्यूब प्लस 8. क्या लिखिएगा इनवर्स? नाइन एक्स क्यूब प्लस 8. 1 to 1 चेक करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? x का वैल्यू पुट करेंगे, देखेंगे y मिल रहा है. फॉर एवरी x वी आर गेटिंग y. फॉर एवरी x वी आर गेटिंग y. तो ऑब्वियसली 1 to 1 तो होगा. ऑन टू चेक करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? इक्वेशन को y के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे. सो 9x क्यूब इज इक्वल टू y minus 8. तो x क्यूब इज इक्वल टू y minus 8 upon 9. तो x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ y minus 8 upon 9. तो अगर इनवर्स फंक्शन है तो इसका इनवर्स फंक्शन क्या रहेगा वो भी बताना है. तो y के टर्म्स में जब इक्वेशन आता है जिसको हम लोग इनवर्स फंक्शन बोलते हैं. आया आंसर? क्या इसका इनवर्स फंक्शन है कि नहीं है? क्या इसको हम लोग इनवर्स फंक्शन बोल सकते हैं? चेक करते हैं, यहाँ पे ध्यान दो. क्या दिया? f of x is equal to 9x क्यूब प्लस 8. सम नंबर फिफ्थ. f of x is equal to 9x क्यूब प्लस 8 और f of x को हम लोग y बोलते हैं. We all know that. ठीक है? क्या ये 1 to 1 फंक्शन है? तो फॉर एवरी x वी आर गेटिंग y. डायरेक्टली लिख सकते हो, आप लोग को ऐसा कर लो. चेक करना होता है 1 to 1 तो हम लोग क्या करते हैं? f of x1 की जगह पे f of x1 और f of x2 को इक्वल लेते हैं हम लोग. तो लेट f of x1 is equal to f of x2. तो f of x1 कितना हो जाएगा मेरा? 9x1 क्यूब प्लस 8 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9x2 क्यूब प्लस 8. कटोल कितना मिलेगा आपको? x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब, दैट इज x1 इज इक्वल टू x2. तो x1 इज इक्वल टू x2 है, मतलब फंक्शन 1 to 1 तो है. फंक्शन इज इंजेक्टिव. क्या 1 to 1 बोले? एक ही बात है. फंक्शन इज इंजेक्टिव है 1 to 1. अब अगर ये फंक्शन ऐसा होता, स्क्वायर होता, तो f of x इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 8. क्या मुझे बताओ ये 1 to 1 होता क्या? प्लीज कंफर्म करो. 9x स्क्वायर प्लस 8 क्या ये 1 to 1 होता? कंफर्म करो फटाफट. क्या इसको 9x स्क्वायर प्लस 8 को मैं 1 to 1 बोल सकता हूँ? प्लीज कंफर्म. आया ना? 1 to 1 है ये? नो नहीं. No. परफेक्ट. जस्ट स्क्वायरिंग फंक्शन है ना, तो इसका दो वैल्यूज आएगा. ठीक है? स्क्वायर फंक्शन में आपका 1 का भी स्क्वायर सेम होता है, -1 का स्क्वायर भी सेम होता है. जिसको भी डाउट चेक करना है ऐसा चेक कर लो. देखो सेम ये लिखेंगे f of x1 इक्वल टू f of x2. ये कितना हो जाएगा? 9x1 स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 9x2 स्क्वायर प्लस 8. ऐसे ही हो जाएगा. तो सब कट करके क्या मिलेगा? x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर.
x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर, मतलब हम लोग को ऐसा मिलेगा ना x1 इज इक्वल टू प्लस और माइनस x2। तो एक x का दो वैल्यू आ रहा है, तो एक x का दो वैल्यू आ रहा है तो कैसे चलेगा भाई? ये तो 1 to 1 नहीं है, मैनी टू 1 है। समझ में आया पक्का? आया ना? तो स्क्वायर फंक्शन में 1 to 1 नहीं होता है, जैसे जब ऑड पावर रहेगा x का तभी जाके ये 1 to 1 होगा। अगर पावर 1 है या पावर 3 है तभी जाके 1 to 1 रहेगा, याद रखना चाहिए, ठीक है? तो ये इंजेक्टिव तो हो गया। अब ऑन टू के लिए चेक करते हैं, तो ऑन टू के लिए इसको y लेना पड़ेगा। तो लेट f of x को हम y ले लेंगे, तो y इज इक्वल टू 9x क्यूब प्लस 8। कन्वर्ट करेंगे इसको x के फॉर्म में, तो कितना आएगा? x क्यूब इज इक्वल टू y माइनस 8 अपॉन 9। तो x कितना आएगा? x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ y माइनस 8 अपॉन 9। नहीं समझा? तो कुछ भी डालोगे y में तो x मिलेगा। फॉर एवरी y वी आर गेटिंग x, फॉर एवरी y वी कैन गेट x, फॉर एवरी y वी गेट x, एंड देयरफॉर फंक्शन क्या हो जाएगा? सर्जेक्टिव भी हो जाएगा। इंजेक्टिव भी है, सर्जेक्टिव भी है, तो देयरफॉर फंक्शन क्या बन जाएगा मेरा? f हैज एन इनवर्स। देयरफॉर हम लोग बोल देंगे यस f हैज एन इनवर्स, f हैज एन इनवर्स। और इसी फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इनवर्स ऑफ y। x को भी बोलते हैं ना इनवर्स ऑफ y। याद आया? तो f इनवर्स कितना आएगा? f इनवर्स कितना आएगा? f इनवर्स आएगा आपका क्यूब रूट ऑफ y माइनस 8/9। बट आपको स्टैंडर्डाइज करना है इसको। तो स्टैंडर्डाइज कैसे करेंगे हम लोग? रिप्लेसिंग y बाय x। स्टैंडर्डाइज कैसे करेंगे? रिप्लेसिंग y बाय x। फंक्शन हमेशा इनपुट x देता है, आउटपुट y देता है। रिप्लेसिंग y बाय x हो जाएगा फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x माइनस 8 अपॉन 9। ठीक है, दिस इज द आंसर, रिप्लेसिंग y बाय x। बोलो समझा? आया ना? क्लियर है? तो ये 1 to 1 भी था और ये ऑन टू भी था। अगर 1 to 1 भी और ऑन टू भी है तो क्या हो जाएगा? ये बाइजेक्ट 2, और बाइजेक्ट 2 फंक्शन का इनवर्स निकलता है। सबको क्लियर है इतना? एवरीवन, आई नीड अ कंफर्मेशन। सबको समझा? यस सर। ठीक है, बोलो। सर नेटवर्क कनेक्शन की वजह से कुछ सुनाई नहीं दे, फिर से बताइए ना। फिर से बता दो, सुनो ध्यान दो। ये फिफ्थ सम है हमारा, ठीक है, सम नंबर ई। हमको यहाँ पे फंक्शन क्या दिया है? हमको यहाँ पे फंक्शन दिया है 9x क्यूब प्लस 8। ये फंक्शन है मेरा। तो मेरे को चेक करना है क्या ये इनटू है कि ऑन टू है। इनटू भी है क्या ऑन टू भी है, मतलब हमको चेक करना है कि ये इसका इनवर्स निकलेगा क्या। तो भाई हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने देखा कि 9x क्यूब प्लस 8 है, तो फॉर एवरी x वी कैन गेट y। x में कुछ भी पुट करो तो y मिलेगा। चेक करने का सबसे सिंपल तरीका ये वाला, लेट f of x1 is equal to f of x2। इसका आंसर क्या मिल रहा है? x1 equal to x2 सॉल्व करके। तो फॉर एवरी इनपुट वी आर गेटिंग आउटपुट, मतलब फॉर एवरी x वी आर गेटिंग y। तो जितने भी एलिमेंट सेट a के अंदर है सबका कुछ ना कुछ इमेजेस है, तो ये फंक्शन को डेफिनेशन क्लियर कर रहा है। तो फॉर एवरी x1 वी आर गेटिंग x2, दैट मींस f is inject2। inject2 मतलब 1 to 1 हो गया। अब inject2 के बाद चेक सेकंड का चेक करेंगे कि ऑन टू है क्या, मतलब ये सर्जेक्टिव है क्या। तो हमने निकाल लिया, यहाँ पे हम लोगों ने इस फंक्शन को y कंसीडर किया और इसको कन्वर्ट किया x के फॉर्म में। तो y is equal to 9x क्यूब प्लस 8। x के फॉर्म में कन्वर्ट हो तो कितना आया? क्यूब रूट ऑफ y माइनस 8 अपॉन 9। तो फॉर एवरी y वी कैन गेट x। y में कुछ भी डालो तो x मिलेगा। तो हम लोग को 1 to 1 भी मिल रहा है और ऑन टू भी मिल रहा है। और जो फंक्शन 1 to 1 और ऑन टू दोनों होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बाइजेक्ट 2। और बाइजेक्ट 2 फंक्शन का इनवर्स निकलता है, ठीक है। तो x जो होता है उसको लोग इनवर्स ऑफ y बोलते हैं ना। तो x कितना है मेरा? क्यूब रूट ऑफ y माइनस 8 अपॉन 9। तो f इनवर्स ऑफ y क्या हो जाएगा? क्यूब रूट ऑफ y माइनस 8 अपॉन 9। फाइनली जब हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा आंसर लिखते हैं, वी ऑलवेज रिप्लेस y बाय x, बिकॉज हमारा जो स्टैंडर्ड फंक्शन होता है हमेशा वो क्या होता है? इनपुट x होता है। तो हमारा एक्चुअली इनवर्स कितना है? f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ y माइनस 8 अपॉन 9। बट स्टैंडर्डाइज करेंगे इसको तो वी आर गोइंग टू रिप्लेस y बाय x। तो f इनवर्स ऑफ x कितना आएगा? क्यूब रूट ऑफ x माइनस 8 अपॉन 9। तो ये इनटू भी था और ये सॉरी ये 1 to 1 भी था और ये ऑन टू भी था। 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है, तो क्या बन जाएगा? ये बाइजेक्ट 2, और बाइजेक्ट 2 का इनवर्स निकलता है। तो मैंने बीच में ऐसा कुछ बताया था, अगर ये फंक्शन ऐसा होता 9x स्क्वायर प्लस 8, तो क्या ये 1 to 1 है? ऑब्वियसली ये 1 to 1 नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका हम लोग ऐसा सॉल्व करते थे, हमको मिलता था x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, x1 का वैल्यू आता था प्लस द माइनस x2। फॉर वन इनपुट वी आर गेटिंग टू आउटपुट, therefore this is not a function, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी पावर ऑड रहेगा ना, पावर जब भी ऑड रहेगा तभी जाके 1 to 1 बनेगा। अगर पावर इवन है तो दो वैल्यूज आएंगे आपको। तो ऐसा भले फंक्शन हो जाएगा बट ऐसे फंक्शन नहीं हो सकता वो।
इधर से इधर जाऊंगा तो फंक्शन भले हो जाएगा, बट उधर से इधर आऊंगा तो फंक्शन नहीं होगा। क्लियर है? क्योंकि वो मैनी टू वन है और मैनी टू वन का इनवर्स नहीं निकलता। बोलो समझा अभी? क्लियर है? कुछ समझा? थोड़ा बहुत आया ना? यस सर। ठीक है, कहाँ गया? ऑपोजिट नेटवर्क गया क्या उसको? चेक करते हैं आगे। सम नंबर 6, जिसका भी नेटवर्क इश्यू रिकॉर्डिंग प्लीज मांग लिया करो। सम नंबर 6 क्या दिया देखो फंक्शन। अब यहाँ पे फंक्शन कुछ अलग टाइप से दिया, इंटरवल फॉर्म में दिया है। तो एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू है वो मिल रहा है आपको x प्लस 7 फॉर ऑल वैल्यूज लेस देन 0 और 8 माइनस एक्स फॉर ऑल वैल्यूज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x नेगेटिव वैल्यूज के लिए x प्लस 7 और x पॉजिटिव वैल्यू के लिए 8 माइनस एक्स। चेक करते हैं। तो हम लोग को ये फंक्शन को ब्रेक किया हुआ है, मतलब देखो ऐसा है, यहाँ पे x है तो लेस देन 0 के लिए जो फंक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, इसके लिए जो फंक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, x प्लस 7 और 0 या 0 से बड़े के लिए क्या रहेगा, 0 या 0 से बड़े के लिए रहेगा 8 माइनस एक्स। तो ये फंक्शन ब्रेक डाउन फंक्शन है, पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पीस वाइज फंक्शन। तो 0 से छोटे के लिए हम लोग x माइनस एक्स प्लस 7 को देखेंगे और 0 से बड़े के लिए 8 माइनस एक्स को देखेंगे। ठीक है? ठीक है, इतना समझ में आया? अब थोड़ा समझने की कोशिश करो अच्छे से। अगर मैंने यहाँ पे x का वैल्यू, अगर मैंने यहाँ पे x का वैल्यू -1 लिया तो क्या मिलता है वैल्यू, देखते हैं, चेक करेंगे। यहाँ पे हम लोग का ध्यान होना चाहिए। देखो 2-3 मेथड सिखाने का, मैं इजी मेथड सिखा रहा हूँ। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे f का वैल्यू -1। तो फॉर x इज इक्वल टू -1। अब -1 वैल्यू कहाँ लाई करेगा, इसमें x लेस देन 0 में। -1 कहाँ लाई करेगा, x लेस देन 0 में। तो हम लोग कौन सा फंक्शन यूज करेंगे यहाँ पे, x प्लस 7। तो फंक्शन ऑफ -1 कितना हो जाएगा, और x इज इक्वल टू -1, फंक्शन ऑफ -1 कितना हो जाएगा, -1 का फंक्शन ये वाला है ना, x लेस देन 0। तो जब भी x का वैल्यू नेगेटिव रहेगा तो हम लोग ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, और जब भी x का वैल्यू 0 या पॉजिटिव रहेगा तो हम लोग ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। तो f ऑफ -1, तो अगर मैंने x के पे -1 डाल रहा हूँ तो ये वाला फंक्शन यूज करूंगा तो कितना आएगा, -1 प्लस 7 कितना आएगा, -1 प्लस 7 6, कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, अब दूसरा लेते हैं हम लोग, फॉर x इज इक्वल टू 2। फॉर x इज इक्वल टू 2, तो अगर मैंने x इक्वल टू 2 लिया तो 2 किधर आएगा, x ग्रेटर देन 0 में। f ऑफ 2 के लिए हम लोग क्या डालेंगे, f ऑफ 2 के लिए हम डालेंगे 8 माइनस एक्स। 8 माइनस एक्स हो जाएगा 8 माइनस 2, और 8 माइनस एक्स, 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 6। तो फिर से -1 डाल रहा हूँ तो भी 6 आ रहा है, 2 डाल रहा हूँ तो भी 6 आ रहा है। तो -1 का भी आउटपुट 6 है और 2 का भी आउटपुट 6 है, तो फिर से मैनी टू 1 हो गया। अब मैनी टू 1 का इनवर्स निकलता नहीं है, and therefore f does not have an inverse, and therefore clearly you can say that f does not have an inverse, क्योंकि x के दो वैल्यूज के लिए सेम y मिल रहा है। तो x के दो वैल्यूज के लिए सेम y मिल रहा है, तो therefore you can say that f is not onto, या f is not 1 to 1। ठीक है ना, मैनी टू 1 है ये, f is not 1 to 1, and therefore you can say that f does not have an inverse। नहीं समझा? क्लियर है ये? सबको समझ में आया? इसको बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, पीस वाइज फंक्शन। क्लियर है क्लास, समझा कि नहीं, प्लीज कंफर्म। यस सर। ठीक है, बहुत ही सिंपल था, देख लो अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हटा रहा हूं इसको मैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 सबसे पहला सम क्या है वहां पे, सम नंबर 8। क्या दिया है, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू, कर्ली ब्रैकेट में दिया है x स्क्वायर प्लस 3, कंडीशन x इज लेस देन इक्वल टू 2, और दूसरा 5x प्लस 7, 5x प्लस 7, कंडीशन x इज ग्रेटर देन 2। हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड f ऑफ 3। हमको फाइंड करना है f ऑफ 3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, ये फाइंड करना है। तो गाइस सबसे पहले ये वैल्यूज जो है f ऑफ 3, ये कौन से फंक्शन में लाई करेगा। अगेन ये पीस वाइज फंक्शन है, इनपुट क्या मेरा 3 है,
तो 3 जो है 2 से बड़ा है, x इज ग्रेटर देन 2, तो 3 से बड़ा है, तो यहाँ पे इस वाले फंक्शन को यूज करेंगे। तो हम लोग को यहाँ पे फाइंड करना है f ऑफ 3। क्या फाइंड करना है? f ऑफ 3। तो टू फाइंड f ऑफ 3 हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, f ऑफ x का वैल्यू क्या ले रहे हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू 5x प्लस 7, और इस वाले केसेस में आपका x का वैल्यू क्या है, 2 से बड़ा है, x इज ग्रेटर देन 2। f ऑफ x इज इक्वल टू 5x प्लस 7 और x का वैल्यू क्या है, 2 से बड़ा है। तो हम लोग को पता है कि अगर 2 से बड़ा वैल्यू लेना है तो ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, और 2 से छोटा वैल्यू लेना है तो ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को 2 से बड़ा वैल्यू चाहिए, तो x इज ग्रेटर देन 2, तो 2 से बड़ा वैल्यू आएगा 5x प्लस 7 और 2 से छोटा वैल्यू आएगा x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ 3 कितना हो जाएगा, हम लोग x के भी डाल रहे हैं, x के भी 3 डाल रहे हैं, तो फंक्शन ऑफ 3 कितना हो जाएगा, फंक्शन ऑफ 3 विल बी x इज रिप्लेसिंग विद 3, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 5 into 3 plus 7, कितना आएगा आपका फाइनल आंसर 15 plus 7, द आंसर इज 22। वेरी सिंपल, कितना आएगा आंसर 22। ठीक है, बहुत ही सिंपल था, आप लोग भी ट्राई करोगे अगला। इसका मेरा फर्स्ट सम था ना, ये f ऑफ 3 फाइंड करना मतलब फर्स्ट सम था। ये मेरा मेन फंक्शन है, ये मेरा मेन फंक्शन है। ठीक है, इसमें मैंने फर्स्ट सम क्या सॉल्व किया, f ऑफ 3। अब सेकंड फंक्शन क्या है इसमें, इसमें सेकंड फंक्शन बोल रहा है फाइंड f ऑफ 2। तो f ऑफ 2 क्या आएगा, f ऑफ 2 इसमें है कि इसमें फर्स्ट में, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे f ऑफ x का जो वैल्यू यूज करेंगे, तो वो वाला वैल्यू यूज करेंगे जहाँ पे 2 लाई करता है। तो 2 इस वाले फंक्शन में लाई करता है, तो f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 फॉर x लेस देन इक्वल टू 2। तो ना हमको क्या चाहिए, हमको f ऑफ 2 चाहिए, तो x इज रिप्लेसिंग विद 2, तो x के लिए 2 डालेंगे, x इज रिप्लेसिंग विद 2, तो x के लिए 2 डालेंगे, तो कितना हो जाएगा ये 2 स्क्वायर प्लस 3, तो 2 स्क्वायर प्लस 3 कितना हो जाएगा 4 प्लस 7, 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7। आ रहा है कुछ समझ में कि नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज कंफर्म करो, समझ रहे हो अच्छे से, आया ना? यस यस तो हम लोग देखते हैं कि वो पर्टिकुलर वैल्यू कहाँ लाई करता है। थर्ड में दिया f ऑफ 0, तो अगेन f ऑफ 0 कहाँ लाई करता है, लेस देन इक्वल टू 2 में, फिर से यही वाला फंक्शन यूज करेंगे। तो f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3 और x लेस देन इक्वल टू 2, तो x का वैल्यू 2 या 2 से छोटा होना चाहिए, तो f ऑफ 0 तो इसमें लाई करेगा, तो देखो f ऑफ 0 कितना आएगा, द आंसर इज 0 स्क्वायर प्लस 3, एंड 0 स्क्वायर प्लस 3 कितना होगा, 3 होगा। आ रहा है कुछ समझ में एवरीवन? यस यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7 का सब सम सॉल्व होना चाहिए फटाफट, तीनों वाली पूछूंगा मैं क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 सब सॉल्व करो फटाफट। तो 7 का ए, 7 का बी और 7 का सी, जल्दी चारों के चारों वैल्यूज निकालो इसका, ए बी सी डी सब निकालो, जो डाउट है मुझे पूछो। चारों वैल्यूज निकालो, जो डाउट है मुझे पूछो। क्वेश्चन नंबर 7 चारों वैल्यूज निकालो इसका, f ऑफ -4 पहला है, किया हो गया? क्वेश्चन नंबर 7 हो गया अच्छे से? Yes. चार वैल्यूज है उसमें, चारों वैल्यूज निकल ही सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से। फर्स्ट वैल्यू है उसका f ऑफ -4, तो f ऑफ -4 कहाँ लाई करेगा, f ऑफ -4 लाई करेगा आपका फर्स्ट वाले फंक्शन में 4x - 2 में,
ऐसे फंक्शन को हम लोग पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं, अलग अलग ब्रेक डाउन करके उसको लिखा है। प्लीज याद रखना कि ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन। क्या बोलते हैं? पीस वाइज फंक्शन। क्या बोलते हैं इस फंक्शन को? पीस वाइज फंक्शन। तो f ऑफ -4 मतलब x का वैल्यू -4 कहां ला करेगा? 4x - 2 में। तो -4 पुट करो, 4 into -4 -16, -16 -2 कितना आएगा? -18। तो फर्स्ट का आंसर आएगा -18। बोलो क्लियर है? आया सबको? फर्स्ट का आंसर आएगा -18। ठीक यस है, सर। तो क्लियर बोल सकता हूं मैं कि फंक्शन ऑफ फर्स्ट का वैल्यू जो था f ऑफ -4, तो f ऑफ -4 हो जाएगा -18। ठीक है, अब सेकंड सम क्या है इसका? सेकंड सम में इसमें फाइंड करना है f ऑफ -3। तो f ऑफ -3 में भी फर्स्ट वैल्यू ही आएगा 4x - 2 वाला। तो 4 into -3 -12 -2 is -14। तो सेकंड का वैल्यू आएगा -14। तो f ऑफ -3 कितना आएगा? -14। फिर थर्ड वाला देखते हैं f ऑफ 1। तो f ऑफ 1 बीच वाले में आएगा लेस देन 1 में। तो f ऑफ 1 इज अ कांस्टेंट फंक्शन। तो f ऑफ 1 कितना मिलेगा हमको? f ऑफ 1 मिलेगा 5। f ऑफ 1 मिलेगा 5। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले पे f ऑफ 5। f ऑफ 5 कहां पर रहेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 3 में रहेगा। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 में क्या करेंगे हम लोग? f ऑफ 5 कैसे निकालेंगे? तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का फंक्शन क्या है? x स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना आएगा? 25। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ये चार वैल्यूज आएगा। देखो समझा? आपको अच्छे समझ में आया पक्का एवरीवन? यस सर। ठीक है, तो अभी आगे हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसको पढ़ने के लिए हम लोग को ग्राफ पढ़ना पड़ेगा, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है, ये तीन टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे हमें। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 7 तक क्लियर है सबका। नाउ विल मूव टू द टॉपिक कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन। क्या होता है, उसको कैसे हम लोग पीस वाइज फंक्शन में ब्रेक करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है। जितना आज के लेक्चर में होता है उतना करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन। ये जो भी फंक्शंस मैं करा रहा हूँ इसको बहुत अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि ये आगे 12th में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, टॉपिक का नाम है हमारा मॉडुलस फंक्शन। सबको का ध्यान होना चाहिए। मॉडुलस फंक्शन को एक और नाम से बुलाते हैं लोग एब्सोल्यूट वैल्यू। मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन का दूसरा नाम है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। सब लोग का ध्यान होना चाहिए बोर्ड पे। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, दो नाम होता है इसका, एक होता है मॉडुलस फंक्शन और एक होता है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, ठीक है। तो एक्चुअल में इसका जो इक्वेशन होता है ऐसा होता है, f of x is equal to mod of x। f of x is equal to mod of x, ठीक है। और हमेशा मैंने आपको पहले ही बताया था कि mod of x ये जो रहेगा ये रहेगा पीस वाइज फंक्शन। मैं आपको बताता हूँ पीस वाइज फंक्शन क्या होता है, टुकड़ों में बटेगा ये। कैसे, ध्यान देना। मॉड ऑफ एक्स क्या होता है, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा ही है लोअर स्टैंडर्ड में कि मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है। क्यों? इसका ग्राफ कैसे होता है, देखो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। इसका ग्राफ हमेशा वी शेप में होता है, याद रखना। इसको हम लोग कॉमनली बोलते हैं वी शेप में। ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज वी। इसका जो ग्राफ रहेगा क्या रहेगा, हमेशा वी रहेगा, ठीक है। वी शेप में इसका ग्राफ रहेगा, ठीक है। अब समझने की कोशिश करो। आप बोलोगे सर वी शेप में ग्राफ क्यों रहेगा? क्योंकि आप x में कुछ भी डालोगे ना, आपका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो x जो है वो पूरा का पूरा रियल नंबर कवर कर रहा है, बट y जो है वो 0 to इंफिनिटी कवर करेगा यहाँ पे, ठीक है। x क्या कर रहा है, पूरा का पूरा। देखो अगर मैं बोलूँ आपको मॉड ऑफ -3, तो मॉड ऑफ -3 कितना आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पे देखो -3 यहाँ पे लाई करता है, तो इसका वैल्यू 3 रहेगा। अगर मैंने मॉड ऑफ 3 भी लिया होता तो मॉड ऑफ 3 भी कितना आता था, 3 आता था। 3 का वैल्यू भी कितना आता था, 3 आता था, ठीक है। तो ये मैनी टू वन फंक्शन होता है, ठीक है। क्या होता है ये, मैनी टू वन फंक्शन। तो मतलब अगर ये x है और यहाँ पे मैंने 0 लिया है, तो 0 से बड़े के लिए, अगर 0 से बड़ा है, अगर 0 से बड़ा है तो उसका आंसर पॉजिटिव ही रहेगा। बट अगर 0 से छोटा है, लेस देन और इक्वल टू 0 है, तो आंसर क्या रहेगा x का, नेगेटिव। तो इसको ब्रेक कर सकते हैं हम लोग यहाँ से, इंटरवल से 0 से ब्रेक करते हैं। इफ x इज पॉजिटिव तो इट इज x, इफ x इज नेगेटिव तो -x। x का बात कर रहा हूँ मैं, बात समझ में आ रहा है? तो अगर इसको मैं ब्रेक करना चाहूँ, अगर मैं इस मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक करना चाहूँ तो इसको कैसे ब्रेक करूंगा मैं, f of x is actually, the answer is x। इसका आंसर x आएगा if x is greater than or equal to 0, और इसका आंसर -x आएगा if
x इज लेस देन 0। ग्राफ देख के समझ में आ रहेगा। देखो आपको पीस वाइज फंक्शन क्यों बोला, दिखा आपको अच्छे से, दो पार्ट में ब्रेक हुआ। तो अगर x का वैल्यू पॉजिटिव है तो ये x ही रहेगा आंसर, और अगर x का वैल्यू नेगेटिव है तो क्या आएगा, ये माइनस x। हाँ, इसको हम लोगों ने दो पार्ट में ब्रेक किया ना। ये फंक्शन देख रहे हो आप, एक ही कर्व नहीं है, कंटीन्यूअस कर्व नहीं है, ये जॉइंट कर्व है। तो यहाँ पे ये वाला क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है x, और ये वाला क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है माइनस x, इसलिए इसको पीस वाइज फंक्शन बोला है। तो इसका जो डोमेन रहेगा, डोमेन ये पूरा काउंट कर रहा है, डोमेन पूरा का पूरा रियल नंबर कवर कर रहा है, तो पूरा रियल नंबर कवर कर रहा है, डोमेन क्या रहेगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। बट रेंज में ये कहां से कहां तक कर रहा है, पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ y। रेंज कहां से कहां तक रहेगा, 0 टू इन्फिनिटी, जिसमें 0 इंक्लूड रहेगा। ठीक है, नहीं समझा तो समझा। तो मॉडुलस फंक्शन इज अ पीसवाइज फंक्शन। तो अगर आप कभी भी मॉड ऑफ 3x को ब्रेक करते हो तो आपको पता होना चाहिए 3x if it is less, if it is greater than equal to 0, minus 3x if it is less than 0। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कंफर्म करो क्वेश्चन फटाफट। क्या नहीं समझा इसमें, क्या समझा, कंफर्म करो। सो मॉडुलस फंक्शन इज मॉड ऑफ x, द वैल्यू इज पीसवाइज फंक्शन। आप अगर x की जगह पे कुछ भी लेते हो तो आपका आंसर क्या आएगा, y का पॉजिटिव आएगा। ठीक है, मैं बोलता हूँ मॉड ऑफ -4। तो मॉड ऑफ -4 का आउटपुट कितना आएगा, 4 पे आएगा ना ये। तो मॉड ऑफ -4 कितने पे आएगा, 4 पे आएगा। कितने पे आएगा, 4। तो मॉड ऑफ -4 कितना होगा, 4 होगा। अगर मैं मॉड ऑफ 4 भी लेता था तो 4 यहाँ पे आता था। 4 कितना आता था, इसका आंसर 4 ही आता था। f of x इज इक्वल टू x, गाइस y इज इक्वल टू x हो गया ना ये। f of x को हम लोग क्या बोलते हैं, y। तो y इज इक्वल टू x। तो ये जो लाइन है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है y इज इक्वल टू x। लिख देता हूं मैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है y इज इक्वल टू x, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है y इज इक्वल टू माइनस x। तो आप x का वैल्यू 4 डालो या x का वैल्यू -4 डालो, आपका y सेम ही आएगा। नहीं समझा, तो x का वैल्यू 4 डालो या x का वैल्यू -4 डालो, आपका रिजल्ट सेम ही आएगा। बोलो क्लियर है, नहीं समझा। यस यस सर, क्लियर। यस सर। मॉडुलस फंक्शन इज अ पीसवाइज फंक्शन, अच्छे से याद रखना। मॉडुलस फंक्शन इज अ पीसवाइज फंक्शन। और कैसे ब्रेक होगा वो, फंक्शन ऑफ x इज x if x is greater than equal to 0, minus x if x is less than 0। what is the shape of modulus function, v shape। ये लाइन होता है आपका y is equal to x, ये लाइन होता है आपका y is equal to -x। तो आपको याद रखना है कि मॉडुलस फंक्शन इज लाइक v shape। ठीक है, तो it covers all the x axis, तो domain is all real numbers, it covers only positive y, तो range is 0 to infinity। अच्छे से रीड कर लो इसको, आई होप कि सबको मॉडुलस का वैल्यू आता ही है। ठीक है, सो मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज अ piecewise function, modulus function is always a piecewise function, modulus function is always a piecewise function। ठीक है, ना आगे मूव करेंगे हम लोग, मॉडुलस फंक्शन के बाद आगे चलेंगे और आगे पढ़ेंगे हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। तो आगे सेकंड टॉपिक पे आते हैं हम लोग, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखते हैं क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, समझते हैं अच्छे से। ठीक है, इसको हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को एक और नाम से बुलाते हैं, स्टेप फंक्शन। इसका एक और नाम है स्टेप फंक्शन। तो समझना अच्छे से क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझना बहुत इजी है। इसको हम लोग बॉक्स में रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। टॉपिक का नाम है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, आल्सो कॉल्ड एज स्टेप फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आल्सो कॉल्ड व्हाट, आल्सो कॉल्ड एज स्टेप फंक्शन, आल्सो कॉल्ड एज स्टेप फंक्शन। ठीक है, तो इसको शॉर्टकट में भी सिखा सकते हैं हम लोग, बट इसको हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। स्टेप फंक्शन क्यों बोलते हैं इसको समझते हैं। डेफिनेशन क्या है इसका, फॉर एवरी x, फॉर एवरी रियल x, f of x इज इक्वल टू, इसको बॉक्स में लिखते हैं हम लोग, स्क्वायर ब्रैकेट बोल सकते हो आप या तो बॉक्स बोल सकते हो, मैं तो स्क्वायर ब्रैकेट बोलता हूँ इसको। ठीक है, तो f of x स्क्वायर ब्रैकेट में आता है। पेपर में आपको ऐसा वैल्यूज आएगा तो आपको समझना है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अगर ऐसा दिया तो समझना है कि मॉडुलस फंक्शन है, अगर ऐसा दिया तो समझना है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, अगर ऐसा दिया तो समझना है फ्रैक्शनल पार्ट है। तो इसका सिर्फ अलग अलग साइन कन्वेंशन है। वर्टिकल लाइंस मॉड रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रहेगा, कर्ली ब्रैकेट फ्रैक्शनल पार्ट रहेगा। ठीक है, तो आपका डेफिनेशन क्या है, फॉर एवरी रियल एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ एक्स। ठीक है, क्या आएगा, द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, नाम से समझ में आ रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, द ग्रेटेस्ट इंटीजर, द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, लेस देन और इक्वल टू एक्स। समझिएगा, तो टाइम दो मेरे को एक मिनट, इज इक्वल टू एक्स।
ठीक है। अच्छा, बॉक्स में जो x है उसको एक और नाम से बुलाते हैं, बॉक्स ऑफ x या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज आल्सो कॉल्ड फ्लोर फंक्शन, स्टेप वाइज फंक्शन बोलते हैं इसको, फ्लोर फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज फ्लोर फंक्शन। ठीक है, इज आल्सो कॉल्ड एज फ्लोर फंक्शन। प्लीज समझने की कोशिश करोगे, ग्राफ बाद में बनाता हूँ, पहले समझाता हूँ। अगर मेरे को यहाँ पे 3.2 दिया है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 3.2, यहाँ पे मुझे -1.3 दिया है, यहाँ पे मुझे 0.1 दिया है, यहाँ पे मुझे 4 दिया है, और यहाँ पे मुझे 7.3 दिया है। इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होंगे? तो अब क्या करना है गाइस, नंबर लाइन देखना है, नंबर लाइन देखना है आपको। अब 3.2 यहाँ पे लाई करता है, ये लाइन फिर से पढ़ो ना, द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। तो 3.2 में सबसे बड़ा इंटीजर कहाँ तक जा रहा है, मतलब हमने जर्नी हमारा माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट किया, लोअर से स्टार्ट किया ना, लेस देन और इक्वल टू x। तो हम लोग कहाँ पे, हम लोग 3.2 पे, हम लोग यहाँ पे, तो इससे छोटा इंटीजर क्या होगा, मतलब हम लोग ने कहाँ से स्टार्ट किया, माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट किया, हम लोग 0 पे आए, फिर हम लोग 1 पे आए, फिर हम लोग 2 पे आए, फिर हम लोग 3 पे आए, तो सबसे छोटा इंटीजर कहाँ तक पहुंचे हम लोग, 3 तक। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 3.2 कितना होगा, 3। नहीं समझा? अच्छा, 3.2 का तो 3 होगा, अगर 3.1 होता तो भी 3 आता, 3.9 होता तो भी 3 आता, बिकॉज मैं 3.9 तक जा रहा हूँ, तो मैंने कितना इंटीजर कवर किया, 3 तक कवर किया है, तो उससे छोटा या उससे इक्वल लेते हैं हम लोग। हाँ, जो वैल्यू है उससे छोटा इंटीजर है, उससे इक्वल। ये लाइन फिर से पढ़ो, द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। इसका मतलब क्या होता है, द ग्रेटेस्ट इंटीजर इससे छोटा या इससे इक्वल। तो 3.2 तो इंटीजर नहीं है, तो 3.2 से छोटा इंटीजर कौन सा है, 3, तो 3 से इक्वल होगा ये। -1.3, -1.3 कहाँ पे आएगा, -1.3 थोड़ा समझना, बहुत कंफ्यूज करता है, तो ये -1 और ये -2, तो -1.3 कहाँ पे आएगा गाइस, ऑब्वियसली यहाँ पे आएगा। तो इससे छोटा इंटीजर कितना है, इससे छोटा इंटीजर है -2। नहीं समझा? समझा? आया ना? Yes, sir. आ रहा है समझ में कुछ? ठीक है, तो 3.2 यहाँ पे था, मैं नंबर लाइन बना लेता हूँ, थोड़ा बेटर रहेगा आपके लिए। एक प्रॉपर नंबर लाइन बना के समझाता हूँ, ध्यान देना। ग्राफ बाकी इसका ग्राफ करना है अच्छे से, बट पहले इसका नंबर लाइन बना देता हूँ। ठीक है, ध्यान चाहिए होगा अच्छे से। मान लो कि नंबर लाइन में मैंने सब पॉइंट ले लिया, 0, इधर 3, इधर 1, इधर 2, इधर -1, इधर -2, इधर 4 और इधर 7.8। अब 3.2 कहाँ लाई करेगा, 3.2 यहाँ लाई करेगा, तो इससे छोटा इंटीजर कितना है, 3 है। उससे छोटा इंटीजर देखने का, क्योंकि क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, लेस देन और इक्वल टू, उससे छोटा है उससे इक्वल। तो 3.2 यहाँ लाई करेगा, तो उससे छोटा इंटीजर कौन सा है, 3। -1.3 कहाँ लाई करेगा, -1.3 यहाँ लाई करेगा, तो इससे छोटा इंटीजर क्या है, -2। 0.1 कहाँ लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा, तो 0.1 से छोटा इंटीजर क्या है, 0। 4 क्या है, 4 खुद ही इंटीजर है, तो 4 इक्वल टू भी आता है, इक्वल टू x, तो 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 4 ही होगा। 7.3 कहाँ पे आएगा, 7.3 यहाँ पे आएगा, तो इसका छोटा इंटीजर कितना है, 7। नहीं समझा? सबको समझा ये? आया Yes, ना? sir. क्लियर है इतना अच्छे से सबको, एवरीवन? हाँ, तो इसका ग्राफ देखते हैं हम लोग। यस सर। सब लोग को अच्छे से समझना है ग्राफ में। ठीक है, इसका हटा रहा हूँ मैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ग्राफ पे आते हैं। ठीक है, तो ग्राफ में हम लोग को ना एक फंक्शन पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। कैसे, ध्यान देना अच्छे से यहाँ पे। तो यहाँ पे कैसे होगा देखना यहाँ पे, अगेन इसको मैं पीस वाइज फंक्शन बोल सकता हूँ कि ये भी क्या है, पीस वाइज फंक्शन है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स को अगर मैंने एन ले लिया, तो यहाँ पे एक्स क्या रहेगा, एक्स का वैल्यू जो रहेगा वो एन से इक्वल रहेगा और एन प्लस 1 से बड़ा रहेगा। ठीक है, आप समझते हैं इसको अच्छे से? हाँ, डायग्राम समझना। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या रहेगा, देखो मैं पहले यहाँ पे ना कंडीशन बना लेता हूँ। इफ एक्स इज बिटवीन -2 to 1, अगर x -2 से -1 के बीच में, -2 से 1 के बीच में, इफ x इज बिटवीन -2 to 1, ठीक है,
दूसरा कंडीशन बना लेता हूँ मैं यहाँ पे, इफ x इज बिटवीन -1 to 0। थर्ड बना लेता हूँ मैं यहाँ पे, इफ x इज बिटवीन 0 to 1। ठीक है, फोर्थ रहेगा यहाँ पे 1 to 2। तो इफ x इज बिटवीन 1 to 2, और थर्ड रहेगा यहाँ पे, इफ x इज बिटवीन 2 to 3। अब समझने की कोशिश करना है यहाँ पे, ठीक है। x का वैल्यू कितना है, -2 to 1। तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो। क्या बोल रहा है ये स्टेप फंक्शन, क्या बोल रहा है कि f ऑफ x कितना होता है, n होता है। अगर x का वैल्यू n और n+1 के बीच में लेकर है, कंडीशन n, मतलब n से इक्वल होना चाहिए। x is greater than equal to n and less than n+1, क्या आएगा, less than n+1। x is greater than equal to n and less than n+n। तो गाइस समझने की कोशिश करो ना, प्लीज समझने की कोशिश करो। इधर पे इसका डायग्राम देखना, इधर पे इसका डायग्राम देखना। ये सब पॉइंट्स हम लोग को डायग्राम में दिखाना है, ये सब पॉइंट्स हम लोग को डायग्राम में दिखाना है। तो प्लीज समझने की कोशिश करना, और नहीं समझो तो प्लीज मुझे पूछना। x के वैल्यूज कहां से कहां लगे, x के वैल्यूज है -2 से, तो यहाँ पे 0 ले लिया मैंने, यहाँ ले लिया मैंने -2, यहाँ ले लिया मैंने -1, 0, यहाँ पे ले लिया 1, यहाँ पे ले लिया 2, और यहाँ पे आगे ले लिया 3। ठीक है, तो 0 से 1 के बीच में, हाँ 0 से 1 के बीच में क्या है, देखो अच्छे से ध्यान देना। 0 इंक्लूडेड है, 1 इंक्लूडेड नहीं है। तो 0 से 1 के बीच में ऐसा ही आएगा। तो 0 से 1 के बीच में 0 इंक्लूडेड है, 0 आएगा आपका डार्क सर्कल, और 1 आएगा हॉलो सर्कल। 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में आपका 1 इंक्लूडेड है और 2 इंक्लूडेड नहीं है। तो यहाँ पे भी लेना पड़ेगा ना, 1 2 3 -1 -2। समझने की कोशिश करो, मैं सब समझाऊंगा, थोड़ा टाइम देना मेरे को। तो 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में 1 इंक्लूडेड है, बट 2 इंक्लूडेड नहीं है, तो 2 हॉलो सर्कल में आएगा। फिर 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में 2 इंक्लूडेड है, बट 3 इंक्लूडेड नहीं है। फिर -2 से -1 के बीच में, -2 से -1 के बीच में इधर आएगा। पहले ये लेते हैं, -1 to 0, तो -1 इंक्लूडेड है, बट 0 इंक्लूडेड नहीं है। फिर -2 से -1 के बीच में, -2 से -1 के बीच में -2 इंक्लूडेड है, बट -1 इंक्लूडेड नहीं है। आप बोलोगे सर क्या किया है, इसको बोलते हैं स्टेप फंक्शन। अब मैं अगर समझा पाया तो बेटर है, नहीं समझा पाया तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर से सिखाऊंगा। अब सबका ध्यान होना चाहिए बोलो पे। f of x y होता है, वी ऑल नो दैट। तो इसका आंसर क्या आएगा, x क्या है, -2 से -1 के बीच में। देखो -2 से -1 यही है, -2 से -1 का क्या बोल रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या रहेगा, लेस देन और इक्वल टू x। तो इस पर्टिकुलर रेंज में -2 to -1, -2 काउंट है और x काउंटेड नहीं है, इसके बीच में इंटीजर कौन सा है। अब आप बोलोगे सर अरे -1 काउंट ही नहीं है ना, तो इंटीजर ही नहीं होगा ये। -1 काउंट ही नहीं है, तो -2 से -1 के बीच में इंटीजर कौन सा है, -2 -2 -1.5 -1.3 -1.2 -1.1, बट -1 नहीं है। तो मैं बोल रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर रेंज में इंटीजर वैल्यू क्या रहेगा, इसमें सिर्फ एक ही इंटीजर लाई करता है ना, -2। और डेफिनेशन क्या बोलता है, x का होना चाहिए n से बड़ा और n+1 से छोटा। तो n से बड़ा और n+1 से छोटा, तो -2 से बड़ा और -1 से छोटा। तो इस पर्टिकुलर रेंज में, इधर डायग्राम देखो, x का वैल्यू -2 से बड़ा और -1 से छोटा है। तो डायग्राम में देखने से समझ में आ रहा है कि इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा -2। समझा, क्योंकि इस पर्टिकुलर रेंज में -2 से -1 के बीच में आपका इंटीजर कौन है, इसका इंटीजर -2 है। और डेफिनेशन क्या बोलता है, द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, लेस देन और इक्वल टू x। तो लेस देन और इक्वल टू x क्या आएगा, -2 आएगा। तो -2 और -1 में, -2 और -1 में सबसे बड़ा इंटीजर कौन था, -2। तो इसका आंसर -2 आएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे देखो, इसका आंसर y पे -2 पे बनाया है। ये जो लाइन है ये y इक्वल टू -2 पे आया है, तो -2 काउंट हो रहा है, -1 काउंट नहीं हो रहा है, इसलिए आगे -2 डार्क सर्कल में काउंट हो रहा है इसलिए, और -1 हॉलो सर्कल में। अब ये वाले बात है -1 से 0 के बीच में, तो -1 से 0 यही रहेगा। तो -1 से 0 के बीच में सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, -1, इसलिए इसका आंसर -1 पे आया। फिर 0 to 1 पे, 0 to 1 पे सबसे बड़ा इंटीजर कौन है, 0, इसलिए इसका आंसर 0 to 1 पे 0 पे आया है। 0 पे बनाया, देखो मैंने y इक्वल टू 0 पे बनाया। फिर 1 to 2 पे सबसे बड़ा इंटीजर कौन है, 1, इसलिए 1 to 2 जो है 1 पे बना है, ठीक है। फिर 2 to 3 पे सबसे बड़ा इंटीजर कौन है, 2 to 3 पे सबसे बड़ा इंटीजर 2 है, तो देखो 2 to 3 जो है 2 पे बना है। नहीं समझ में आया, समझा, इसलिए इसको बोलते हैं Yes. स्टेप फंक्शन। एक 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 करके जा रहे हैं हम लोग, स्टेप फंक्शन, ठीक
क्या बोलते हैं इसको हम लोग, स्टेप फंक्शन। क्लियर हुआ कुछ, समझ में आया? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था मॉड Yes, में क्या sir. होता है, मॉड ऑफ -3 3, मॉड ऑफ 3 3, तो मॉडुलस फंक्शन क्लियर हो गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जो वैल्यू दिया है बॉक्स के अंदर उससे छोटा इंटीजर ढूंढते हैं हम लोग। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 3.2 इज 3, क्योंकि 3.2 कहां लाई करेगा, ऑब्वियसली 3.2 यहां लाई करेगा 3 और 4 के बीच में, तो 3.2 यहां पे लाई करेगा, तो उससे छोटा इंटीजर क्या होगा, उससे छोटा इंटीजर 3 होगा। अंडरस्टूड, थोड़ा बहुत समझ में आया पक्का? यस सर। Yes, sir. तो हम लोग ने मॉडुलस फंक्शन देखा, हम लोग ने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखा। नेक्स्ट लेक्चर में फ्रैक्शनल पार्ट पढ़ेंगे और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे और चैप्टर कंप्लीट करेंगे हम लोग। तो अगले लेक्चर में फंक्शन चैप्टर हो जाएगा। प्लीज रिवाइज ऑल द ग्राफ्स वेरी वेल, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में गाइस। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। थैंक यू सर, बाय सर। Bye, sir.